ये दुख का दिन है। मैं अपने दुख को ज़्यादा गंभीरता से व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, बात आती है कोई महापुरुष जिंदा कैसे रखे, महापुरुष को जिंदा रखे कैसे, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहले उठता है। तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि अगर किसी महापुरुष की विचारधारा को खत्म कर दिया जाए तो उस महापुरुष को आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे जो अपोजिशन वाले हैं, जो आप जानते हैं, वो उसी पे काम कर रहे हैं। तो हमको किस डायरेक्शन में काम करना है, वो उस डायरेक्शन में बात करना होगा। चूँकि मेरा विषय गणित है और मैं गणित का एक प्रोफेसर हूँ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं उसी दिशा में बात करूँगा, क्योंकि मैडम बामने ने और प्रोफेसर जी ने बहुत सारी चीज़ें, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात कही है। मैं उस चीज़ों को ज़्यादा छेड़ते हुए मूल मुद्दे पे आऊँगा, जिस मुद्दे की वजह से हमारी सोच के जनरेशन को देंगे क्या। अब आने वाली जनरेशन को देंगे क्या, तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि देंगे तो क्या देंगे। अब होती है सोच। अगर आपकी सोच अच्छी है तो सारी चीज़ अच्छी होगी, अगर सोच अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। चीज़ें बहुत ही सिंपल है। अब मैं उसको विस्तार से बात करता हूँ। जीवन आया कैसे उससे। आप सभी लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसमें बोलती है जान आ गई। जान आती कब है, जब हम माँ के धमनियों से, जब ब्लड हवा हम जैसे नाक से श्वास वायु लेते हैं, वो वायु हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़े में 2 वाल्व है। उस वाल्व से जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाता है, उस वाल्व में धड़कता है, उस बीट जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, एक बीट धड़कती है, उसके बाद उसमें जान आती है। उस बच्चे में जान आती है क्योंकि उस बीट धड़कती है, माने जिसको हार्ट बीट कहते हैं हम, वो धड़कना चालू हो जाता है। अगर वो सोच ले मैं उस दिन से काम कर रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए मैं रुक जाऊँ तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। हमारा जीवन इतना ही है, वायु के एक प्रवेश से, एक बीट पे हमारा जीवन निर्भर करता है और उसी के बलबूते पे हम है, यहाँ हमारा वजूद है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग हैं, लेकिन उनमें इतना घमंड होता है, पता नहीं वो घमंड लेके कहाँ जाएंगे मुझे नहीं मालूम। आप सभी को मालूम है यहाँ ऑक्सीजन है, हम लोग हवा के गुब्बारे में है, गुब्बारे में से ऑक्सीजन गायब, हम गायब। कोरोना में बहुत लोगों को सिखा दिया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने में बिके। इतना ही जीवन है। और इस प्रकृति में हम आए हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे माता पिता की वजह से। हम उनको याद करके छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। और आपको मालूम ही है कि जो लोग जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। लेकिन इतनी बहुत सुंदर प्रकृति में जो कुछ भी टाइम मिला है, जीवन मिला है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं मैं कब तक रहूँगा, कहीं मैं अब किसी का भविष्य तो बता नहीं सकता। आप मेरे को खुद के बारे में नहीं मालूम, तो मैं दूसरे के बारे में क्या बताऊँ। तो ये जो सुंदर सा जीवन मिला है, उस जीवन का सदुपयोग कैसे करें और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपना काम, अपने समाज की तरक्की, अपने बच्चों का शिक्षण कैसे करें, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि बाबा साहब ने यही कहा था, अगर आपके पैरों में चप्पल जूते ना हो तो चल जाएगा, लेकिन हाथ में किताब होना बहुत जरूरी है। हमको सबसे पहला काम इसलिए कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, उसके बाद में संघर्ष करिए। तो सबसे पहली बात आती है शिक्षित बनिए। और मेरा विषय ये शिक्षा का है, तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे बात करूँगा। बाकी चीज़ें तो आपको सबको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत सारे वक्ताओं ने उनके बारे में बात किया। शिक्षा एक मानव शरीर के जो दिमाग, हम पढ़ते क्यों हैं आजकल जनरेशन, हम देखते हैं कि हम बच्चों को बोलते हैं बेटा ये पढ़ना, तुम्हारा परसेंटेज जितना क्यों आना चाहिए उतना आना चाहिए, क्यों नहीं आया। लेकिन सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं, हम जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका परीक्षा में, एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आए। क्या पढ़ना इसलिए जरूरी है कि परीक्षा में जो प्रश्न आया उसके उत्तर देने? क्या पढ़ना इसलिए जरूरी है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देने भर से ही अच्छे परसेंटेज बने? बोल लेते हैं, लेकिन उसका मायना क्या है, उसका दैनिक जीवन में हम उपयोग अपने आचरण में लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बाबा साहब को पढ़ लेते हैं, लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के बाद उन्होंने जो लिखा है, पढ़ना माने 2 चीजें होती है। पढ़ना माने एक होती कहानी पढ़ना, दूसरा होता है पढ़ के उस चीज को समझना।
तो पढ़ के उसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहानी पढ़ना ज़्यादा? समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ना कि कहानी पढ़ना। हो क्या रहा है, हम बाबा साहब को पढ़ते हैं एक कहानी के रूप में, बुद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करते हैं कहानी के रूप में, आज गए दूसरे दिन भूल गए। हमें पता नहीं कौन कौन सा डर आ जाता है, मालूम नहीं मुझे। तो बहुत लोग डरने लगते हैं। आज मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो किसी को बोला जय भीम नमो बुद्धाय, तो पहले ऐसा दिखता है कि क्या भाई कहीं दूसरे ग्रह से तो आ नहीं गया। मुझे पता समझ में नहीं आता कितना डर क्यों लगता है। अब सबसे बड़ी बात आप देखिए डर क्या चीज़ है। 1945 में जापान में 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। हर बच्चे ने पढ़ा होगा, हर किसी को मालूम है। 1945 में जापान टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, आज भी उसका इफेक्ट है। 1947 में हम इंडिपेंडेंट होते हैं, 1947 में हम आज़ाद होते हैं। आज जापान देखिए कहाँ है, हम कहाँ हैं। जापान में न्यूज़ में आपने देखा होगा, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर 2 घंटे 3 घंटे भूकंप आता है। और रात में सोते हैं तो उनको मालूम नहीं होता है कि दूसरे दिन जिंदा रहेंगे हम। लेकिन आज हमको मालूम है कि हम रात में सोएंगे तो दूसरे दिन उठ ही जाएंगे। आज उनको अपनी ज़िंदगी का डर नहीं है, लेकिन हम लोगों के अपनी ज़िंदगी का इतना डर है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। ये वास्तविकता है। ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए क्या? जिंदगी में जीवित हमारी जो ज़िंदगी है, हमको जीवित रहने के लिए चाहिए क्या? शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और पौष्टिक आहार चाहिए, जो खाना पीना है ना। सनलाइट फोकट में मिल ही रहा है, फ्रेश एयर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, मिल ही रही है, पानी मिल ही रहा है। हम जो थोड़ा बहुत कमा रहे इधर, बस पौष्टिक आहार के लिए। तो मैं नहीं मानता कि लोग डर के मर जाएंगे। ये 4 चीज़ें मिल गई, आराम से हमारा जीवन कट सकता है। उसके बाद भी हम लोग इतना डरते हैं कि पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें पहाड़ टूट जाएगा, भूकंप आ जाएगा, पता नहीं रहेंगे नहीं रहे। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कहा था आप लोगों को कि एक सांस में हमारी ज़िंदगी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उस ज़िंदगी को जो टाइम मिला है इस अर्थ में, उसको कितना इम्प्लीमेंट कर सके और कितना इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ा सके। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था विचारधारा को खत्म करना। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में है और उसका इफेक्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। बाबा साहब जब थे और उनके पहले का जो समय था वो समय अलग था, उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद समय अलग है और अभी समय अलग है। अब जो समय की मांग है और समय की रिक्वायरमेंट है, उस परिस्थिति को समझ के हमने आपको काम करना होता है। तो क्या हम अपनी पूरी ईमानदारी से उस चीज पे काम कर रहे हैं? तभी अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा। और आप सबको मालूम है कि शिक्षा पर बात कर रहा हूँ तो बच्चों को पढ़ाना कैसे, क्या करना है। हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी जगह जाए, अच्छा काम करे, अच्छा पैसा कमाए, क्योंकि उनको मालूम है कि बचपना आसानी से निकल जाता है लेकिन बुढ़ापा आसानी से नहीं कटता। बचपन में 2 घर का पड़ोसी भी आके उसको खिला पिला कर देता है, लेकिन बुढ़ापे में कोई सहयोग नहीं करता। उनकी ज़िंदगी तभी अच्छी होती है जब उनके बच्चे शिक्षित, सीलवान, ज्ञानवान और तरक्कीवान और अपने कर्तव्यों को समझने वाला है। तो ये जो गुण है कब आएंगे? जब तक हम अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, उसके परिपालन में काम नहीं करेंगे और तरक्की नहीं करेंगे सही डायरेक्शन में। आज हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम आने वाली जनरेशन को देंगे क्या? तो जनरेशन को देंगे क्या? आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, क्या जो टाइम चल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग हमको क्या अपने बच्चों को ही टाइम दे पाएंगे? कभी सोच सके ऐसा? बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जो कारवा है, अगर उसको आगे बढ़ नहीं ले जा पाओगे तो कम से कम उसको पीछे जाने भी मत देना। तो पीछे अगर जाएगा, और बहुत दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, दैनिक भास्कर का बहुत बड़ा आर्टिकल उसमें आया हुआ था। उसमें यही लिखा था कि क्रिटिक्स किसी ने किया था, उसमें लिखा हुआ था समाज में जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिन्होंने नौकरी पाई है, उसके बाद में जिन्होंने नौकरी पाई है उन्होंने अपने समाज की तरक्की के लिए कभी काम नहीं किया आगे। वो अपने तक ही सीमित हो सके और सीमित होने के बाद अपने लोगों को धिक्कारने लगे कि मैं तो सपोज मैं प्रोफेसर बन गया, हाँ मैं तो बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया, अब क्या करना है? मेरे को क्या मतलब इससे, मेरे पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन किस वजूद से आया, किस जगह से आया, किसके वजह से बना, किसके वजह से मेरा वजूद है? मैं अगर अपने वजूद को ही खो दूंगा तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? अगर अपना अस्तित्व मुझे बचाना है तो सबसे पहले अपने वजूद को देखना पड़ेगा कि मैं जिस झोपड़ी से आया हूँ, जिस गली से आया हूँ, वो जिस गली में कौन लोग रहते हैं जिनके वजह से आज मैं यहाँ आया। अगर मैं अपने नैतिक कर्तव्यों को अगर नहीं समझ पाऊंगा तो मैं क्या बुद्धिजीवी बनूंगा और क्या प्रोफेसर कहलाने के लायक रहूंगा और क्या समाज की तरक्की करूंगा और किस बात का घमंड करूंगा? क्योंकि आप सबको मालूम है, मुझे मालूम है, दुनिया याद रखती है
तो केवल उसी को जिनके गुण हो, व्यवहार और उनके किए गए कार्यों को आज हम जितने हमारे महापुरुषों को याद करते हैं, इसके वजह से उनके किए गए कार्य, उनकी शिक्षा, उन्होंने जो हमारे को दिया, एक मार्ग दिया, उसकी वजह से। तो हमारा जो इतना बड़ा जीवन है, इस जीवन की जो शिक्षा है, जिसका मूल सार है, हम आने वाली जनरेशन को देंगे क्या? अगर आने वाली जनरेशन को सही डायरेक्शन में अगर पहुंचा दे, सही रास्ते में अगर उनको पहुंचा दे, तो बाबा साहब का सपना पूरा होगा कि नहीं? तो बाबा साहब का सपना पूरा अगर करना है तो उनको सही डायरेक्शन में ले जाके पहुंचाना है। और आज के समय में सबसे बड़े देख रहे हैं आप, जातियां तो इतनी बना दी, पता नहीं, अब गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। और वो जाति में सब जातियां इतनी हैं कि एक जाति दूसरे जाति वाले से बात नहीं करना चाहता, दूसरे जाति वाले दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहता। तो सबसे पहले है, अगर इन जाति जब तक खत्म होगी नहीं, तब तक होने वाला कुछ नहीं। तो जब तक हमारी जो जातियां है बहुजन समाज में, जब तक रोटी बेटी का संबंध बनेगा नहीं, तब तक उसमें हम काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शिक्षित होने के साथ में जितने हमारे सब कास्ट हैं, उसमें अगर रोटी बेटी का संबंध हम स्थापित नहीं कर पाए, तो जो एक दूसरे की जो डोमिनेट करने की जो परंपरा है, वो हम उससे दूर नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यापारी है, उनका बिजनेस उसी पे चलता है। किसकी वजह से चलता है? हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि हम जो चंदा देते हैं, वही चंदे से वो अपना घर पाल के अपने बच्चों को विदेश पहुंचाते हैं पढ़ने के लिए, और बाद में बोलते हैं कि हमारा बच्चा विदेश का है। सिंपल सी बात करता हूँ, आज मेरी जो कुछ भी सैलरी आती है, उसमें कुछ खर्चा निकालता हूँ। अब देखिए, मैं बैंक के खाते में पैसा जमा किया, जितने भी जमा हुए, उसमें ब्याज बोलते हैं मुझे मिलेगा। अगर बैंक को डूब भी गया तो क्या कहते हैं, इतना पैसा मिलेगा, 1 लाख 2 लाख रुपये। लेकिन आप देखिए, जिस बैंक में मेरा पैसा जमा होता है, उस बैंक के पैसा कोई और लेके जा रहा है, उस बैंक का पैसा कोई और लेके जा रहा है। तो मेरे जैसा विद्वान सोचो, मैं पाल किसको रहा हूं? अपने बच्चों के, उनको मैं पाल उसको रहा हूं जो इस भारत देश के 2-3% जो करोड़पतियों की लिस्ट में, जो अमीरों की लिस्ट में आते हैं, जिनके पास जो बैंकों से तो अरबों का कर्जा लेते हैं और उसी कर्जे से भारत की संपत्ति को खरीदते हैं और बोलते हैं मैं अमीर हूं। और उनको पैसा कौन दे रहा है? हम, क्योंकि हमारा जो बैंक का पैसा है, उसका पैसे को यूज करते हैं। आज मान के चलो 2-3 हज़ार रुपये किसी किसान ने अगर लोन ले लिया, ब्याज मिले, तो दूसरे दिन इतना परेशान कर देंगे जिसकी अदमा। लेकिन हम अपनी पूंजी से उनको पालते हैं। जब अपनी पूंजी से इकोनॉमिकली उसको हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएं, पॉसिबल है? वो तो भागना ही है, क्योंकि हम मौका ही दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास बैंक में बहुत पैसा है, तुम लेके जाओ, हम बैंक में जमा करते जाते हैं। हम रोज मेहनत से अपनी कमाई, हाँ 1 महीने बहुत काम कर लिया, जमा कर दो वहाँ पे, अब वो धीरे से लेके जाए, बैंक डूब गया, पता नहीं वो पैसा मिलेगा कि हम इधर किसी का, अभी आप देख रहे होंगे किसी का पेंशन का पैसा नहीं आ रहा, तो कोई हड़ताल पे, किसी को नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं। किस वजह से? क्या हम अपने आप से कुछ चालू नहीं कर सकते, कुछ बिजनेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते? मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं छोटे छोटे टिप्स पर बात करूँगा जिससे हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज करना, बहुत सारे लोगों के बारे में सामने देखा है कि लोग जो काम करना चाहते बोलते हैं कि मैं ये पढ़ लिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। अमेरिका में अमेरिका का जो सिस्टम वहाँ है जो लाइब्रेरीज है, वहाँ बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं और उस पुस्तकों को उसका क्लास पास होने के बाद में उस पुस्तकों को रिटर्न लिया जाता है और वही पुस्तकें दूसरे साल दूसरा बच्चा पढ़ता है। अब आप सभी लोग बताइए, आपके सबके घर में कोई बच्चा पहली क्लास, कोई दूसरी क्लास, कोई तीसरी क्लास, कोई चौथी क्लास पढ़ रहा है? बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई दायरा नहीं। जो बच्चा पहली से दूसरी में गया, दूसरी तो पहली क्लास की पुस्तकें जो हम क्या करते हैं, 2 रुपये किलो के हिसाब से भेज देते हैं। इंडिपेंडेंट ये है। लेकिन क्या अभी कभी हमने सोचा कि जो हम 2 रुपये किलो बेचने वाली पुस्तकें हैं, जिसको हमने 1510, अभी तो पता नहीं KG 1 KG 2 तो बच्चे को एडमिशन दिलाने जाओ तो 25 से 30 हज़ार तो नॉमिनल खर्चा है। लेकिन क्या वो 2 रुपये किलो जो हमने 1000 में वो खरीदी थी, जो 2 रुपये किलो बेचने वाला है पास होने के बाद, क्या हम उनका दान लेके एक जगह एकत्रित करके हमारे जो स्लम एरिया में उनको जाके बांट नहीं सकते?